हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीए, बीएससी, बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का एक को करिकुलर पेपर है मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन यानी ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़, जो कि एक कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है, जिसकी हम यूनिट सेकंड के क्वेश्चंस जानेंगे। यूनिट फर्स्ट तो हमने पहले पढ़ लिया है, तो यूनिट सेकंड में पहला प्रश्न क्या है। किसी उद्योग या क्षेत्र से राज्य का आंशिक या पूर्ण रूप से हटना कहलाता है, इसका निजीकरण कहलाता है। सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाने को किस रूप में जाना जाता है? उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन के कुल सदस्य देश हैं तो कितने हैं? इसमें 149 देश हैं। भारत में किस वर्ष उधार नीति अपनाई गई? तो भारत में 1991 में उधार नीति अपनाई गई थी। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया कहलाती है, ये वैश्वीकरण कहलाती है। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखती है, वह क्या कहलाती है? वह राष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। 20वीं शताब्दी में दूरस्थ देशों को आपस में जोड़ने का मुख्य माध्यम था तो ये व्यापार माध्यम था। जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत प्राय गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती थी? तो ये होती थी उत्पादन लागत ज़्यादा होने के कारण, यानी उत्पादन लागत ज़्यादा होने के कारण होती थी। जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि की लागत है तो पारंपरिक कृषि से अधिक। जैविक खाद्य पदार्थ की कृषि के साथ निम्न में से कौन सी चुनौतियां हैं? तो इसकी चुनौतियां यानी कीट संक्रमण, जैविक उत्पादों का विपणन, पारंपरिक रूप से उगाए गए खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक महंगी। तो ये क्या है? ये सभी क्या हैं? इसकी चुनौतियां हैं। जैविक खाद्य पदार्थों की परिभाषा क्या है? तो जैविक खाद्य पदार्थ की परिभाषा है खाद्य पदार्थ जो रसायनों का उपयोग न करके उत्पादित किए जाते हैं, यानी जिनमें कोई भी केमिकल या जैविक रसायनों का उपयोग न किया जाता है। किस सदी के उत्तरार्ध से जैविक खाद्य पदार्थ की बिक्री में लगातार वृद्धि हो रही है? तो 20वीं सदी के। बागवानी के लिए किस प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? तो बागवानी के लिए कृमि खाद यानी वर्मी कंपोस्ट उपयोगी है। किसके पौधे के तने से एक प्राकृतिक रेशा प्राप्त होता है और पौधे के फूल आने पर उसकी कटाई की जाती है? फाइबर है, वो क्या है? जूट, यानी वो क्या है? जूट है। वर्मी कंपोस्टिंग खाद बनाने की एक विधि जिसमें उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है किसके द्वारा? केंचुआ द्वारा की जाती है। अभियोजन एवं दंड किस विधि से संबंधित है? तो ये धारा 40 से संबंधित है। मई 2015 में कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के मिशन के रूप में नमामि गंगे योजना को प्रारंभ किया गया था? ये 20,000 करोड़ रुपए से प्रारंभ किया गया था। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। NCAP का पूर्ण रूप क्या है? यानी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP कब प्रारंभ किया गया? इसे जनवरी 2019 में प्रारंभ किया गया। कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है? तो नीति आयोग का कार्य भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना काम नहीं है, बल्कि क्या काम है उसका? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, ज्ञान नवाचार प्रणाली को विकसित करना, ये इसके कार्य हैं। रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो इसमें 4 अपराध शामिल हैं। रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत यह एक अपराध है तो ये क्या है? रिश्वत या प्रस्ताव देना, रिश्वत मांगना या स्वीकार करना, एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, ये सभी क्या हैं? रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत एक अपराध है। रिश्वत अधिनियम 2010 UKVA लागू हुआ है, ये जुलाई 2011 में लागू हुआ है। रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत व्यवसायों को किस नीति का पालन करना चाहिए? तो इसमें रिश्वत कभी भी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। रिश्वत अधिनियम 2010
कानून किससे संबंधित है? तो ये कानून है भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित है, यानी रिश्वत अधिनियम 2010 भ्रष्टाचार विरोधी कानून से संबंधित है। सरकार द्वारा अवरोध अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है उदारीकरण, यानी भूमि, भवन, मशीन और अन्य उपकरण की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक हैं, तो क्या हैं? परिवहन प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, यानी ये दोनों ही क्या हैं? इसके वैश्वीकरण को बनाने के एक कारक हैं। निम्न में से कौन विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने का एकीकरण में सहायक है? तो क्या सहायक है? विदेशी व्यापार एकीकरण को जोड़ने में सहायक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। निम्न में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? केंद्रीकरण। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक एम विश्वेश्वरैया ने लिखी थी। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में विनिवेश प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई? तो ये 1991 में शुरू हुई थी। उदारीकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें यानी निजी निवेश के लिए अधिक स्वायत्तता के साथ साथ सरकारी नियंत्रण में कमी और विनिमय शामिल है। ये संगठन के भीतर निष्पादित कुछ गतिविधियों को तीसरे पक्ष को अनुबंधित करने के लिए संदर्भित करता है, यानी ये दोनों ही इसके सही हैं। भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से पेश किया गया था, तो ये जुलाई 1991 में पेश किया गया था। 1991 में NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 शुरू किया गया था। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा शुरू किया गया था। NEP 1991 के तहत किए गए उपायों को कहा जाता है आर्थिक सुधार कहा जाता है। और भारत में विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत है, तो विदेशी पूंजी का मुख्य स्रोत है विदेश से ऋण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ये दोनों ही क्या इसके सही उत्तर हैं। निम्न में से किस वर्ष में MRTP अधिनियम प्रभावी हो गया? तो ये 1970 में प्रभावी हो गया। LQP राज्य से तात्पर्य है लाइसेंस कोटा परमिट, राज्य से संबंधित है। PSU है, तो PSU क्या है? PSU एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। मौद्रिक नीति किसकी नीति है? तो मौद्रिक नीति RBI की नीति है। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क किसके उदाहरण हैं? बिक्री कर और उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। उदारीकरण की कुछ सीमाएं होती हैं, तो उदारीकरण की कुछ सीमाएं क्या हैं? यानी यह सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करता है। और IVRD का अर्थ है, IVRD का अर्थ क्या है? पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। उदारीकरण की दिशा में उठाए गए कदम इनमें से कौन से हैं? तो इनमें उद्योगों को लाइसेंसिंग, उद्योगों को अनारक्षण, आयात की लाइसेंसिंग, तो ये सभी क्या हैं इसके उठाए गए कदम है उदारीकरण की दिशा में। इनमें से निजीकरण की समस्या कौन सी है? तो निजीकरण की समस्या सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा, हितों की विरोध और अनुचित व्यवहारों का समर्थन, यानी ये सभी क्या हैं इसकी निजीकरण की समस्या है। पैक्टा संट सर्वांडो नियमों के द्वारा निम्नलिखित में निजीकरण के किस कानून को नियंत्रित किया जाता है? तो इसमें अनुबंधन कानून को नियंत्रित किया जाता है। इनमें से कंपनी कानून की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो कंपनी कानून की ये सभी विशेषताएं हैं, यानी न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता को स्थापित करना, न्यायिक व्यक्तित्व प्रदान करना, हस्तांतरण या बिक्री को नियंत्रित करना, ये सभी क्या हैं इसकी विशेषताएं हैं। SOE का पूर्ण रूप है, SOE का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइज। निजीकरण प्रक्रिया के दौरान परिसमापन की तकनीक लागू होती है, तो किसी संगठन पर लागू होती है। और निजीकरण द्वारा
प्राप्त किया जाता है, निजीकरण द्वारा क्या प्राप्त किया जा सकता है? उपयुक्त सभी यानी पट्टा, फ्रेंचाइजी, अनुबंध, ये सभी के लिए निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का कारक है, तो वैश्वीकरण का कारक आंतरिक और बाहरी ये दोनों ही क्या है, इसके कारक हैं। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उदारीकरण का आर्थिक सुधार करना है। और इनमें से उदारीकरण के अंतर्गत कौन सा आर्थिक सुधार सरकार ने प्रारंभ किया था? तो इसमें औद्योगिक तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से भारत में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। प्रौद्योगिकी प्रभाव व्लॉग है, तो व्लॉग क्या है? ऑनलाइन जर्नल के रूप में एक व्यक्तिगत या निगमित वेबसाइट है। सोशल मीडिया की हानि कौन सी है? तो सोशल मीडिया की हानि क्या है? पारदर्शिता है। निम्न में से कौन सी सोशल मीडिया की नीति समस्या है? तो सोशल मीडिया की नीति समस्या है इसकी साइबर बुलिंग, पारदर्शिता, गोपनीयता, ये सभी क्या है इसकी समस्या हैं। साइबर सुरक्षा की नैतिक समस्या कौन सी है? तो साइबर सुरक्षा की गोपनीयता का हनन, हैकिंग और फ्रिजमेंट की कॉपीराइट, ये सभी क्या है इसकी नैतिक समस्याएं हैं। कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले कॉरपोरेट संगठनों को जाना जाता है, तो सोशल मीडिया हायरिंग के रूप में जाना जाता है। सोशल मीडिया स्पेस में इनमें से कौन से प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से छोटे GIF यानी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के प्रसार में पर केंद्रित है? तो पिंटरेस्ट। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की अधिनियम संख्या है, तो ये है 49। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2015 में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का 76वां स्थान है। किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों के समयबद्ध निपटान और संपत्तियों की कुर्की की सुविधा के लिए विशेष अदालतों की स्थापना की थी? इसमें आंध्र प्रदेश में स्थापना की थी। भ्रष्टाचार सूचकांक 2010 के अनुसार सर्वाधिक अंक वाला देश है, तो सर्वाधिक अंक वाला है सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी हेग में स्थित है। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसने G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया? तो ये जितेंद्र सिंह ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2020 का विषय क्या है? भ्रष्टाचार के विरुद्ध संगठित प्रयास इसका विषय है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है। BCCI की भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख के रूप में 6 अप्रैल 2021 को किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें शब्बीर हुसैन शेखादाम खंडेलवाल को नियुक्त किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप 1064 लॉन्च किया है? तो इसमें उत्तराखंड लॉन्च किया है। कौन सा संयुक्त राष्ट्र निकाय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस का आयोजन करता है? तो कौन सा राज्य करता है? इसमें UNDP करता है। निर्णयन है यानी एक प्रबंधनीय कार्य, एक निरंतर प्रक्रिया, एक बौद्धिक प्रक्रिया, ये सभी क्या है? निर्णयन है। सभी निर्णय होते हैं कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ही निर्णय होते हैं। निर्णय लिए जाते हैं तो निर्णय सर्वोच्च प्रबंध द्वारा लिए जाते हैं, व्यावसायिक अर्थशास्त्री द्वारा लिए जाते हैं, कर्मचारियों द्वारा, यानी इन सभी के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय लेने की विधियां हैं, तो निर्णय लेने की विधियां क्या? भूतकालीन अनुभव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, विकल्पों के विश्लेषण के आधार पर, इन सभी के आधार पर निर्णय लेने की विधियां हैं। विपणन पर व्यय किया गया धन है, तो विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है? विनियोजन है। विपणन व्यवहार है, तो क्या है? इनमें से कोई भी विपणन व्यवहार नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? व्यवसाय के लिए विपणन है, तो व्यवसाय के लिए विपणन अनिवार्य है। विपणन का लाभ है, तो विपणन का लाभ क्या है? विपणन का लाभ है ये सभी विपणन के लाभ हैं, उपभोक्ताओं को, व्यवसायियों को, निर्माताओं को, इन सभी के लिए क्या इसका लाभ है। इसके बाद है विपणन जीवन स्तर
प्रदान करता है। तो विपणन जीवन स्तर कैसा प्रदान करता है, ये परिभाषा किसकी है, पॉल मजूर की है। विपणन अवधारणा है उत्पादोन्मुखी, विक्रयोन्मुखी, ग्राहकोन्मुखी, यानी ये सभी क्या है इसकी अवधारणा है। विपणन अवधारणा का महत्व है यानी समाज के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, उत्पाद के लिए, इन सभी के लिए है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, यह कथन है। यह कथन किसका है, जॉन आई वेकफील्ड का है। विपणन मिश्रित शब्द यानी विपणन मिश्रित शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, नील एच वोर्डन के द्वारा। विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है, किसके द्वारा, उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए ज्ञात किया जाता है। विपणन मिश्रण रहते हैं तो विपणन मिश्रण कैसा, बदलते रहते हैं। विपणन पर्यावरण के मूलभूत अंग हैं, कितने हैं, 2। विपणन पर्यावरण के बृहद पर्यावरणीय घटक हैं, कितने, 8। सूक्ष्म पर्यावरणीय घटकों पर विपणन प्रबंधन का नियंत्रण है, हाँ है इसका नियंत्रण। और इसके बाद है एक फार्म के प्रबंधक द्वारा किस वातावरण पर निश्चित प्रभाव के रूप में मूल्य प्रणाली का पालन किया जाता है, तो इसमें आंतरिक का पालन किया जाता है। उत्पादों की विनिमयता स्थापित करने में सहायता करता है, यानी मानकीकरण। मानकीकरण के क्या लाभ हैं, तो मानकीकरण के लाभ ये सभी हैं, यानी डिजाइन के सरल निर्माण करने में और निर्माण या समापन करने में, सभी में किया जाता है। GAAP किसका, जिसका निगमों और इसमें निगमों को अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करते समय पालन करना चाहिए, किसका उदाहरण है ये, मानकीकरण का। मानकीकरण की हानियों में से एक है तो क्या है, उत्पाद डिजाइन का हिमीकरण। मानकीकरण का प्रभाव यह है, तो मानकीकरण का प्रभाव क्या है, ये सभी मानकीकरण का प्रभाव है। विविधता कम होने के कारण उपभोक्ता के पास खरीदने का विकल्प कम होगा। यह नई तथा उपस्थित प्रौद्योगिकी की नवीन गुणवत्ता को सीमित कर सकता है। डिजाइन विभाग के पास नया डिजाइन विकसित करने, स्थापित डिजाइन में सुधार के लिए अधिक समय उपलब्ध होगा। ये सभी क्या है, मानकीकरण का प्रभाव है। GAAP का पूर्ण रूप क्या है, तो GAAP का पूर्ण रूप है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी इसका सही आंसर क्या है, ए। मानक समीकरण यानी मानकीकरण के संबंध में इनमें से नैतिक मानक कौन से हैं, तो इसमें नैतिक मानक ये सभी हैं, यानी उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता। इसका सही आंसर क्या है, द। गुणवत्ता मानक किसकी सूची है, तो गुणवत्ता मानक आवश्यकताओं, विनिर्देशों, नियमों तथा गुण, ये सभी की क्या है, सूची है। एगमार्क मानक की प्रत्याभूति है तो गुणवत्ता की है। बाजार में ज्वेलर्स के लिए कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है, तो VIS हॉलमार्क आवश्यक है। ISO 9000 निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है ये, यदि कंपनी अपनी लिखित प्रक्रियाओं का अभ्यास करती है। हॉलमार्क किस कीमती वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है प्लेटिनम के लिए, चांदी के लिए, सोना के लिए, इन सभी के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में प्रयोग होने वाले गुणवत्ता मानक कौन कौन से हैं, तो इसमें ISI, एगमार्क, हॉलमार्क, ये सभी क्या हैं, इनकी गुणवत्ता के हॉलमार्क हैं। IATF का पूर्ण रूप, IATF का पूर्ण रूप क्या है, इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। IATF का किस उद्योग में मानक निर्धारित करने का काम है, तो ये ऑटोमोटिव उद्योग का काम है। नैतिक निर्णय लेने वाले मॉडल हैं, तो नैतिक निर्णय लेने वाले मॉडल क्या हैं, निर्णय लेने पर व्यक्तिगत विश्वासों तथा उनके संगठनात्मक संदर्भ के प्रभाव का परीक्षण करना, ये क्या है, निर्णय लेने के मॉडल हैं। नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा है, तो नैतिक निर्णय लेने की रूपरेखा क्या है, प्रमुख समस्याओं की पहचान करने तथा स्पष्ट तर्क के साथ कार्य योजना तैयार करने में सहायता तथा संरचना प्रदान करना है। नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो इसका अंतिम चरण है संभावित समाधान परिणाम से सीखना, यानी जो रिजल्ट आता है
उससे सीखना नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। एक व्यक्ति नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का उपयोग क्यों करता है? तो ये नैतिक सिद्धांतों तथा मूल्यों द्वारा निर्देशित निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। व्यावसायिक अभ्यास तथा नैतिक अभ्यास में निर्णय लेना है तो क्या है? एक समान रणनीति तथा प्रक्रिया शामिल है। नैतिक समस्या से संभावित समाधानों को सूचीबद्ध करते समय व्यक्ति को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो उसे क्या नहीं करना चाहिए? केवल स्पष्ट समाधान सूचीबद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित में से ऐसे कौन से कारक हैं जो नैतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? वेतन या मजदूरी है जो प्रभावित करते हैं। मुक्ति की खोज में कौन सहायक है? तो इसमें विद्या ही सहायक है। धर्म क्या है? तो धर्म क्या है ये हम पहले भी जान चुके हैं। धर्म हमारा सार्वभौमिक नियम है। धर्म क्या है? एक सार्वभौमिक नियम है। धर्म शब्द किस भाषा यानी धर्म शब्द किस भाषा का शब्द है? तो धर्म शब्द है संस्कृत भाषा का शब्द यानी धारण करना। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार प्रबंधन का मूल सिद्धांत क्या है? तो स्वयं को जानो प्रबंधन का मूल सिद्धांत है। मनुष्य के कौन से कर्तव्य दैवी कार्य संस्कृति के लक्षण हैं? तो ये क्या है? निर्भयता, पवित्रता, आत्मसंयम, ये सभी क्या है इसके लक्षण हैं। योग कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये गीता से लिया गया है। योग कर्मसु कौशलम। श्रीमद् भगवद गीता में कितने श्लोक हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक हैं। सृष्टि के मूल तत्व हैं 5। वैदिक शब्द जो किसी के चुने हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपयोग किया जाता है वे क्या हैं? साधना। इसके बाद नेक्स्ट है प्रबंधन का भारतीय मॉडल है। तो प्रबंधन का भारतीय मॉडल कैसा है? मूल्य चलित समग्रता। प्रबंधन की समग्र प्रक्रिया में पहला चरण है तो पहला चरण संपूर्ण प्रबंधन को परिभाषित करना है। नैतिक दुविधा क्या होती है? नैतिक दुविधा क्या होती है? एक पेशेवर यानी नैतिक दुविधा मूल्यों के बीच नैतिक संघर्ष है। नैतिक दुविधा के जोखिम क्या हैं? तो नैतिक दुविधा के जोखिम व्यक्तिगत चरित्र मूल्यों की असफलता, संगठन के लक्ष्य, सामाजिक मूल्यों के विपरीत होना, व्यक्तिगत मूल्यों का विपरीत होना, ये सभी क्या हैं? नैतिक दुविधा के जोखिम हैं। नैतिक दुविधा की स्थितियों का समाधान करने तथा कम करने के लिए प्रकार क्या हैं? तो इसके हैं साथियों को सही कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, खुले संचार तथा विवरण को प्रोत्साहित करना, हितों को विरोध उत्पन्न करने वाली स्थिति से बचना, ये सभी क्या हैं? इसके प्रकार हैं। इनमें से कौन सा एक कारक है जो नैतिक तथा अनैतिक व्यवहार को प्रभावित करता है? इसका नैतिक दुविधा है। एक कंपनी निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रही है लेकिन प्रबंधक को पता चलता है कि कोई स्पष्ट सही निर्णय नहीं है तो ये एक उदाहरण है किस चीज़ का? नैतिक दुविधा का होना। दुविधा शब्द की उत्पत्ति किस ग्रीक शब्द से हुई है? तो इसकी डिलेम्मा शब्द से हुई है। इनमें से कौन सा कारण नैतिक दुविधा का कारण नहीं है? इसमें ऑफिस नैतिक दुविधा का कारण नहीं है। कारण कौन कौन से हैं? व्यक्ति है, संगठन है और परिवार है, ये नैतिक दुविधा के कारण हैं। मैसेंजर का संबंध किससे है? तो मैसेंजर का संबंध है फेसबुक से। इंस्टाग्राम रील्स पर अधिकतम समय का वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कितने का? 60 सेकंड का। फेसबुक पर एक समय में अधिकतम कितने फ़ोटो अपलोड किए जा सकते हैं? 30 फ़ोटो अपलोड किए जा सकते हैं। निम्न में से लोकप्रिय सोशल मीडिया है तो लोकप्रिय सोशल मीडिया क्या है? फेसबुक है। यानी गूगल, ट्विटर, क्रोम ये भी नहीं है, क्या है? सबसे ज़्यादा फेसबुक है। एज रैंक फेसबुक का क्या है? रैंकिंग एल्गोरिथम। फेसबुक पर एड्स रन करने के लिए ज़रूरी है फेसबुक पेज बनाना। सोशल मीडिया मार्केटिंग का उपयोग कौन कौन करता है? तो इसका गैर सरकारी संस्था यानी NGO, सरकारी संस्था जियो, छोटे बड़े व्यावसायिक संगठन, ये सभी क्या हैं? इसका उपयोग करते हैं। निम्न में से सोशल बुक मार्किंग साइट है तो सोशल बुक मार्किंग साइट क्या है? रेडिट है। रेडिट।
CPA का पूर्ण रूप है, तो CPA का पूर्ण रूप है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कॉस्ट पर एक्शन। V2B किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सबसे ज़्यादा किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करती है, तो ये लिंक्डइन का करती है। ऐसा कौन सा इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां फ़ोटो के साथ टेक्स्ट डाल सकते हैं लेकिन लिंक नहीं डाल सकते, वह इंस्टाग्राम है। निम्न में से सोशल मीडिया मार्केटिंग की वेबसाइट है, तो इसकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक ये सभी क्या हैं, सोशल मीडिया की साइट्स हैं। सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड या प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए किस तरह का कंटेंट डाला जाता है, तो इसमें वीडियो, ऑडियो, फ़ोटो ये सभी तरह का कंटेंट डाला जाता है। मल्टीमीडिया में शामिल है, क्या शामिल है, पाठ, ऑडियो और वीडियो इसमें शामिल है। किस अखबार का लोगो यानी लेट ट्रुथ प्रिवेल है, तो ये क्या है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है। निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग नहीं है, तो सोशल नेटवर्किंग क्या नहीं है, इसमें ई-वे नहीं है, क्योंकि इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर ये सब क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। मीडिया को किस रूप में जाना जाता है, तो चौथा स्तंभ के रूप में मीडिया को जाना जाता है। भारतीय प्रेस परिषद प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाती है, तो ये कब मनाती है, 15 नवंबर को मनाती है। प्रसार भारती क्या है, तो ये जनसंपर्क विंग है। मीडिया के प्रवेश में ऑनलाइन शिक्षा को बनाया है, तो ऑनलाइन शिक्षा को स्वतंत्र बनाया है। निम्न में से अवांछित वाणिज्यिक ईमेल माना जाता है, तो ये स्पैम माना जाता है। निम्न में से कौन इंटरनेट पर पीड़ित की प्रत्येक गतिविधि को अपनाता है, सभी जानकारी एकत्र करता है, किसी और को भेजता है, तो वो क्या है, स्पाईवेयर है। निम्न में से कौन एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, यह है एंटीवायरस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है, तो एंटीवायरस प्रोग्राम क्या है, उपयुक्त सभी हैं, यानी क्विक हील, मैकेफी और कैस्परसाई। निम्नलिखित में से कौन किसी विचार या दूसरों के आविष्कार को चुराने और अपने फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए संदर्भित करता है, यानी प्राइवेसी, प्लेगरिज्म और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यानी IPR, ये सभी क्या हैं, यानी जो सोशल मीडिया के विचार दूसरों को आविष्कार को चुराने और फ़ायदे के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, तो वाईफाई के लिए एयरक्रैक्ट NG उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट और IP एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ता के बीच प्रसिद्ध है, तो ये IP स्कैनर है। एथिकल हैकिंग और साइबर सुरक्षा में कितने प्रकार की स्कैनिंग होती है, तो इसमें 3 प्रकार की स्कैनिंग होती है। कोड रेड एक प्रकार का है, क्या है कोड रेड, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। निम्नलिखित में से किसे साइबर सुरक्षा के तत्वों के रूप में जाना जा सकता है, तो इससे क्या है, आवेदन सुरक्षा, परिचालन सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, इन सभी के लिए किया जाता है। शब्द TCP/IP किसके लिए है, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के लिए, यानी TCP/IP का फुल फॉर्म क्या है, TCP और क्या है IP, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है। शब्द CHAP चाप किसके लिए है, ये हैंडशेक प्रमाणीकरण प्रोटोकॉल को चुनौती देती है। निम्न में से किस प्रकार का मेलवेयर संक्रमण के माध्यम से स्वयं की प्रतिकृति या क्लोन नहीं बनाता है, तो ये ट्रोजन्स नहीं बनाता है। DNS एक डोमेन नाम का किस में अनुवाद करता है, ये URL में अनुवाद करता है। SIPR नेट यानी सिप्रनेट सिस्टम को तोड़ने वाले हैकर का नाम है केवन पॉल्सन। साइबर सुरक्षा क्या है, तो साइबर सुरक्षा ये सभी है, यानी साइबर सुरक्षा मेलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमला से बचाती है।
कंप्यूटर सुरक्षा का जनक कौन है? तो अगस्त कैर्कहॉफ्स इसके क्या हैं? जनक हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी के। निम्नलिखित में से साइबर सुरक्षा का प्रकार है, तो साइबर सुरक्षा का प्रकार क्या है? क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन सुरक्षा, ये सभी क्या इसके प्रकार हैं। और साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं? साइबर सुरक्षा की विशेषताएं यानी अनुपालन, आंतरिक खतरों से बचाव, खतरे की रोकथाम, ये सभी क्या इसकी विशेषताएं हैं। कौन सा नेटवर्क सुरक्षा का एक उद्देश्य है? तो इसका गोपनीयता, सत्यनिष्ठा, उपलब्धता, ये सभी क्या इसके उद्देश्य हैं। निम्न में से कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? तो इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमला का एक प्रकार है? तो साइबर हमला का प्रकार यानी फिशिंग है, पासवर्ड अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन, ये सभी क्या हैं? हमला का एक प्रकार है साइबर हमला का। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा का लाभ नहीं है? तो साइबर सुरक्षा का लाभ सिस्टम को धीमा बनाता है। सबसे पहले साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये विलियम गिब्सन ने किया था। निम्न में से कौन सा पीयर टू पीयर साइबर अपराध नहीं है? तो इसमें साइबर अपराध फिशिंग नहीं है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ये MIT से हुई थी। किसी सिस्टम या नेटवर्क का कमज़ोर होना क्या कहलाता है? भेद्यता कहलाता है। निम्न में से कौन सा न्यूनतम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है? तो इसमें है WEP वेब। निम्न में से कौन एक स्टक्सनेट है? तो इसमें वर्म क्या है? स्टकनेट है। इसके बाद निम्नलिखित में से डेटा रिसाव की संभावना को कम कर सकता है, तो डेटा रिसाव की संभावना को कौन कम कर सकता है? स्टेनोग्राफी इसे कम कर सकता है। यही क्या हमारे यूनिट 2 के मानव मूल्य और पर्यावरण शिक्षा विषय के क्वेश्चंस हैं। इसके बाद यूनिट 3 हम नेक्स्ट टाइम जानेंगे। धन्यवाद।